दोस्तों हमारा 13 फरवरी को कक्षा 11वीं जीव विज्ञान बायोलॉजी का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं। इसलिए दोस्तों मैंने पहले ही आपको 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण, 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण, 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण मैंने 2 पार्ट में आपको वीडियो दी है। साथ ही वस्तुनिष्ठ भी आपको मैंने बताया है। ओके, तो क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं क्लास 11th बायोलॉजी वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो आप देखकर तैयारी करते जाइएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 अंकी वाले लॉन्ग टाइप हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बताने वाला हूं। ये आपका पार्ट 1 रहने वाला है। और जितने क्वेश्चन बताऊंगा एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में एकदम छपे आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और हमेशा क्या है, हमेशा मैं देख रहा हूँ 3 से 4 साल से जो मैं आपको बता रहा हूँ सिलेक्टेड वही आपके आ रहे हैं। तो एक रात में कामयाबी सिर्फ उन्हें मिलती है जो उस रात के लिए कई रातें जागकर मेहनत करते हैं। यानी एक आप कहते तो हैं एक रात में कामयाबी मिल जाती है, कामयाबी मिल गई, लेकिन उस रात को जागने के लिए और कई रातें जागनी पड़ती। यानी अगर आपको क्या है सफलता की रात अगर आप खुशी मनानी है तो उससे पहले आपको कई रातें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा क्वेश्चन है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। कोई 4 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमेशा ये क्वेश्चन पूछे, ऐसा क्वेश्चन है कि हमेशा ये पूछा जाता है, एकदम याद रखना है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर तो आपको तैयार कर लेना है। साथ ही दोस्तों पादप कोशिका का डायग्राम सीख लीजिएगा, जंतु कोशिका का आपको डायग्राम सीख लेना है, अच्छे से आपको सीख लीजिएगा। अब बनाकर घर में प्रैक्टिस करके आप अच्छे जाइएगा पादप कोशिका जंतु कोशिका का। अब अंतर भी आपको तैयार कर लेना है। जैसे पादप कोशिका में सेल्यूलोज की बनी दृढ़ कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। फिर पादप कोशिका लवक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। बड़ी बड़ी रिक्तियां पाई जाती हैं पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में बड़ी रिक्तियां नहीं पाई जाती हैं। अतिरिक्त भोजन मंड के रूप में संचित होता है और अतिरिक्त भोजन ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित होता है। बिल्कुल इजी मैंने आपको दिए हैं पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर। अच्छे से आप दोस्तों तैयार कर लीजिए, अभी वीडियो को पुश करके याद कर लीजिए एकदम, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है चक्रीय तथा अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में आपको अंतर लिखिए। कोई 4, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, आपका रिपीट हो सकता है। और इतने सारे सेट आप 6 सेट में पेपर आ रहे हैं, तो टीचर को क्वेश्चन देना है तो कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन दे रही है। इसलिए आपके में जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ हर क्वेश्चन फंस रहा है अलग अलग सेट में। आपके में कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा सेट है, उसका क्लियर नहीं, सभी क्वेश्चन जो बता रहा हूँ तैयार करते जाइएगा। तो चक्रीय आपको फोटोफॉस्फोरिलेशन और आपको अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में अंतर बताना है, क्रम से दिया हुआ है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ये आपका पूरा दिया है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। इसलिए नेक्स्ट आपको तैयार करना है प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताएं लिखिए। देखिए आप सबसे पहले क्या करिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर तैयार कर लीजिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अगर अंतर तैयार कर लेते हैं तो विशेषताएं अपने आप तैयार हो जाएंगी। कैसे? प्रोकैरियोटिक कोशिका की अगर विशेषता है तो लिख दीजिएगा, यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता ये वाला पॉइंट लिख देना है, अंतर आए तो आपको पूरा लिख देना है। ये आपका इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, विशेषताएं वाला तैयार कर लेना है। क्रम से पॉइंट वाइज पॉइंट दिए। जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ये प्राथमिक अविकसित प्रकार की कोशिका है। दूसरा, इसमें सख्त नाभिक नहीं पाया जाता है बल्कि आभासी केंद्रक उपस्थित होता है जिसके चारों ओर केंद्रक कला नहीं होता है तथा डीएनए आरएनए कोशिका द्वय में बिखरे रहते हैं। नेक्स्ट तीसरा है इन कोशिकाओं में महत्वपूर्ण कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी और लाइसोसोम आदि में उपस्थित होते हैं तथा इसमें 70 एस प्रकार के लाइसोसोम पाए जाते हैं। फिर इन कोशिकाओं में केंद्रिका तथा सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। तो 4 आपको प्रोकैरियोटिक की कोशिका की विशेषताएं दी हुई है, तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, C3 एवं C4 पौधों में अंतर। कई बार ये बोर्ड आपके फाइनल एग्जाम में आ चुका है। तो अच्छे से आपको सभी तैयार कर लेना। मैं इतना क्यों कह देता हूँ कि आप उस क्वेश्चन की महत्वता समझें। बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने पहली बार ही पढ़ रहे हैं, तो उन्हें क्या पता कि कौन क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कौन नहीं है, तो फिर इग्नोर भी कर देते हैं बहुत सारे विद्यार्थी। तो इसलिए मैं बार बार बोल देता हूँ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, यानी उसको आपको पढ़ना है, एकदम याद करके जाना ही है पेपर में। C3 एवं C4 पौधों में अंतर। तो ये आप क्रम से आपको दिया, मैं आपको ज्यादा समझा नहीं जाऊँ। कई क्वेश्चन में आपको बताने हैं, तो आप क्या देख लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ज्यादा आपको डिफिकल्ट लग रहा है एक बार और अपनी तरफ से आप अपने नोट्स में अगर आप वगैरह हो तो उसमें आप देख सकते हैं। ये आपका दिया हुआ है, तैयार अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन आपको अच्छे से लेकिन याद करना है। C3 और C4 पौधों में अंतर, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क के 4 कार्य लिखिए कि हमारा जो मानव मस्तिष्क है उससे क्या क्या कार्य होते हैं। तो जैसे अग्र मस्तिष्क का भ्राण पिंड गंध का ज्ञात कराता है। मतलब हमारे जो मस्तिष्क है उसमें कई हिस्से हैं और हर हिस्से का अलग अलग काम है। जिससे हमें कोई सुगंध आती है, कुछ हमें क्या
टच करने पर, किसी को टच करने पर हमें क्या है, कोमल है, क्योंकि कठोर है, ये चीजें पता चलती है। तो हर उसमें बहुत सारे पार्ट है मस्तिष्क में, सबका अलग अलग काम। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है जो निम्न कार्य करता है। कौन कौन से कार्य करता है? चेतना, बुद्धि, विचार, स्मृति की इच्छा, शक्ति का केंद्र जो सोचने समझने, विचार याद रखने, चिंतन एवं ऐच्छिक गतिविधियों को संचालित करता है। जो हमारा प्रमस्तिष्क है वो सबसे बड़ा विकसित भाग है और इतने सारे उसके कार्य होते हैं। यह विविध भागों की ममता, क्रोध, लोभ आदि का केंद्र करता है। पहला आपका दिया अग्रमस्तक से बारे में, दूसरा दिया प्रमस्तक, और प्रमस्तक में इतने सारे आपके ये कार्य होते हैं। ओके, इसके बाद तीसरा है अग्र मस्तिष्क के बारे में दिया हुआ कार्य, और अग्र मस्तिष्क के और भी कार्य दिए हुए हैं। तो ओके, अग्र मस्तिष्क में जो हाइपोथैलेमस होता है, जैसे आपको भूख लगता है, प्यास लगता है, ओके, तापमान का नियंत्रण, ये किसके कारण होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है, जो अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। तो यहाँ क्रम से आपके मस्तिष्क पूरी बार से कार्य दिए, इतना पढ़ लेते हैं तो मस्तिष्क वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, फिर श्वसन में CO2 का परिवहन इंपॉर्टेंट, ये भी प्रीवियस शेड्यूल में आ चुका है। ओके, श्वसन में हमारे CO2 के परिवहन को किस समझाना है, आपको किस प्रकार से होता है, आपको पूरा दिया हुआ है, तो आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, एक बार अब इसको समझ के रखना है आपको। ओके, समझ लीजिएगा अच्छे से आप। अच्छे श्वसन में CO2 का परिवहन किस प्रकार से होता है हमारे, वो आपका दिया पॉइंट वाइज पॉइंट यहाँ बताया जा रहा है। तो या कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कई चरणों में होता है, 3 चरणों में आपका होता है। पहला चरण है प्लाज्मा में घुली अवस्था में, दूसरा है आपका हो जाएगा कार्बोनिक हीमोग्लोबिन के रूप में, तीसरा है सोडियम तथा पोटेशियम के बाइकार्बोनेट के रूप में। तो हमारे रक्त में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन इन 3 चरणों में होता है। इन 3 चरण पहले नाम याद कर लेना है, थोड़ा थोड़ा आपको तैयार कर लेना है। फिर नेक्स्ट, मनुष्य की उत्सर्जी तंत्र का केवल नामांकित चित्र बनाइए। उत्सर्जी तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। और अगर क्लास 10th में भी आपने ये चीज पढ़ी होगी, जैसे जंतु कोशिका और आपका पादप कोशिका में अंतर भी आपका क्लास 10th में था, ये भी आपका उत्सर्जी तंत्र वाला था। एक मस्तिष्क का डायग्राम है, वो भी आपका क्लास 10th में है। ओके, तो क्लास 10th के भी आपके कुछ वो क्वेश्चन है, अच्छे से उस टाइम पढ़े होंगे तो अभी आपसे बन जाएंगे, पढ़ लीजिएगा। ओके, एक बार डायग्राम बनाकर देख लीजिएगा, ज्यादा सिंपल, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आपका सिंपल है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिरा आलिंद पर्व को हृदय की गति प्रेरक क्यों कहा जाता है? देखिए कम इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फिर भी आप क्या है, एक बार पढ़ बस लीजिएगा, लेकिन कम इंपॉर्टेंट है, इतना स्किप भी कर देंगे चल जाएगा, लेकिन एक बार क्या है पढ़कर समझ लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अंश मेखला और श्रेणी मेखला में अंतर। आपके 4 नंबर में बात करूं, क्लास 11th में बायोलॉजी में अंतर ही अंतर वाले क्वेश्चन आते हैं, तो एकदम सिलेक्टेड आपके अंतर दिए, तो अधिकतम आपके अंतर आते हैं। ओके, ये अक्सर देखने को मिला है, तो जितने सिलेक्टेड अंतर है वो पूरे कवर किए, नहीं 4 नंबर वाले जितने जिस टाइप के क्वेश्चन है वो सब लिए हमने। ओके, अंश मेखला और श्रेणी मेखला में अंतर आपका दिया हुआ है, तो इसे भी आपको एक बार तैयार कर लेना है। और इसके बाद जो क्वेश्चन है नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसकी मैं बात कर रहा था, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, कई बार ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ओके, अगर मान लीजिए आपने इतना बस अंतर तैयार कर लीजिए, ये अंतर तैयार कर लीजिए, और पेपर में मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ जाता अंतर वाला नहीं आता है, तो फिर आता है यूकैरियोटिक कोशिका में आप विशेषताएं लिखिए। तो बस आपको क्या है, ये 4 पॉइंट आपने याद किए, तो ये केवल 4 पॉइंट लिख दीजिएगा, यूकैरियोटिक कोशिका विशेषताएं हो जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता ये 4 पॉइंट लिख दीजिए, आपका हो जाएगा। तो अलग से आपको तैयार करने नहीं है, अंतर तैयार कर लीजिए, उसी में आपका हो जाएगा। इसलिए मैं वैसा बता रहा हूँ क्योंकि कई सेट में पेपर आ रहे हैं, एक सेट में आएगा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, दूसरे सेट में आ जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता, तीसरे सेट में आ जाएगा प्रोकैरियोटिक की विशेषता। इस टाइप से आता है, इसलिए हर टाइप से मैं बता देता हूँ कि आप तैयार हैं और आपसे क्वेश्चन बन जाए। तो आपको याद तैयार करने हैं, ये पूरा आपका दिया हुआ है इजी लैंग्वेज में, 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट आपको याद करने हैं, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में ये भी क्वेश्चन आ चुका है, मानव वृक्क के कोई 4, मानव में वृक्क के 4 कार्य कौन कौन से हैं? तो क्रम से दिया, पहला अम्ल क्षार का संतुलन, ये शरीर में अम्ल एवं क्षार का संतुलन भी बनाए रखता है। वृक्क का काम क्या है? अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखते हैं हमारे शरीर में। इसके बाद दूसरा कार्य है जल संतुलन, ये शरीर में जल की अतिरिक्त मात्रा को निकालकर जल को क्या संतुलित बनाए रखता है। लवण संतुलन, ये लवणों की अतिरिक्त मात्रा को शरीर से बाहर करने का कार्य करता है। फिर हानिकारक पदार्थों का संतुलन, ये अन्य हानिकारक पदार्थ जैसे विष, दवाइयां आदि मूत्र के साथ ही क्या शरीर से हमारी बाहर निकल जाती हैं। मैं बहुत ज्यादा सिंपल दिया, इतना ज्यादा आप सिंपल देख सकते हैं, सीधे आपको बता देना है। पहले आपका क्या है, आपके शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनाता है, जल से संतुलन बनाता है, लवण का संतुलन बनाता है, साथ ही हानिकारक पदार्थों का भी संतुलन बनाता है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ बिल्कुल सिंपल है, आपको पढ़ते ही 1-2 बार तो भी अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, इसके बाद एंजाइम और उत्प्रेरक में आपका अंतर दिया हुआ है, तो एंजाइम और उत्प्रेरक में अंतर कर लीजिए, कम इंपॉर्टेंट है, अन क्वेश्चन के पेज कम इंपॉर्टेंट, लेकिन पढ़ के रखना है। जैसे क्या होता है, ये एंजाइम होते हैं वो सभी क्या प्रोटीन होती हैं, उनकी संरचना जटिल होती है, जबकि जो उत्प्रेरक होते हैं लघु अणु होते हैं और स्वभाव में क्या अकार्बनिक होते हैं। हाँ, और एक जो उत्प्रेरक होते हैं ये दोस्तों कौन से होती है, ये हमारी बाहर की रासायनिक क्रिया होती है, जैसे हमारे लैब वगैरह में जो क्रियाएं होती हैं, उसकी क्रिया की अगर गति को बढ़ाना है घटाना है तो हम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। लेकिन जो एंजाइम होते हैं ये हमारे शरीर के लिए करते हैं, हमारे शरीर में जो होने वाली रासायनिक क्रियाएं हैं, जैसे शरीर में क्या पाचन हो रहा है, हम श्वसन कर रहे हैं, तो ये शरीर में होने वाली जो जैविक क्रियाएं हैं उनको ये क्या है नियंत्रित करते हैं, कौन? एंजाइम। जबकि जो उत्प्रेरक होते हैं वो क्या हमारे जो लैब वगैरह मतलब बाहरी क्रियाएं होती हैं उनको क्या है नियंत्रित करते हैं। ये विशेष प्रकार की क्रिया को प्रभावित करते हैं, जबकि उत्प्रेरक कई प्रकार की क्रिया को क्या प्रभावित करते हैं।
इस बार से आपका दिया हुआ है, तैयार अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है आपका प्रकाशीय अभिक्रिया अप्रकाशीय अभिक्रिया में अंतर। प्रीवियस ईयर में ये आपका क्वेश्चन आ चुका है 2-3 बार, इसलिए तैयार करके रखना है आपको। ये आपका क्रम से पॉइंट दिया हुआ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आपको नहीं छोड़ना है। जिस प्रकार से आपका पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर हो जाता है, एक आपका C3C4 पौधों में अंतर हो जाता है, प्रकाशीय अप्रकाशीय अभिक्रिया में अंतर हो जाता है, ओके, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिका में अंतर हो जाता है। मतलब ऐसे क्वेश्चन है जिन्हें आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्रम से आपका दिया हुआ है, आप तैयार कर लेना है, ओके, प्रॉपर जिस प्रकार से आपको लिखना चाहिए, सिंपल आपको दिया जाए। प्रकाशीय अभिक्रिया, तो इस क्रिया में प्रकाश अवशोषण किया जाता है, और अप्रकाशीय अभिक्रिया में, इस क्रिया में क्या है, प्रकाश का अवशोषण नहीं किया जाता है। प्रकाश यानी प्रकाश चाहिए, अप्रकाश यानी प्रकाश नहीं चाहिए, इस प्रकार से। तो इसमें क्या है, प्रकाश का अवशोषण किया जाएगा, जबकि अप्रकाशीय अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण नहीं किया जाएगा, इस प्रकार से। अब यह क्रिया हरित लवण के ग्रेनम में होती है, जबकि अप्रकाशीय क्रिया, यह क्रिया ग्रेनन के बाहर स्टोमेटा में होती है। इस प्रकार से दिया हुआ है, इस क्रिया में CO2 का स्थिरीकरण नहीं होता है प्रकाशीय अभिक्रिया में, अप्रकाशीय अभिक्रिया में CO2 का स्थिरीकरण किया जाता है। क्रम से आप दिया हुआ तैयार कर लीजिएगा। देखिए, अगर आपको क्या है पीडीएफ मटेरियल चाहिए 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर सब वस्तु है, मतलब प्रॉपर आपको पीडीएफ मटेरियल चाहिए, जिससे आप कम समय रह गया तो उसमें अच्छी तैयारी कर सके, तो आप क्या है पीडीएफ मटेरियल ले सकते हैं कुछ नॉर्मल सी फीस पे करके। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इसे 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, तो आपको कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल वाला कोर्स आपको मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन में अंतर, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर में ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपका। ओके, अब देखिए, ऑक्सी श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं, अनाक्सी श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। ओके, तो आपको दोस्तों क्या कंफ्यूजन नहीं होगा, पेपर में आपका लिख कर आ सकता है वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए, या फिर ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन में अंतर लिखिए। क्लियर है, तो ये आपका दिया हुआ है। देखिए, ऑक्सी श्वसन यानी इसमें क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ऑक्सी श्वसन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। अनाक्सी श्वसन यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, ऑक्सीजन इसमें नहीं चाहिए पड़ता है। फिर इसमें ऑक्सी श्वसन में इसमें कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि जो अनॉक्सी श्वसन होता है इसमें कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण आपका ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में अंतिम उत्पाद कौन होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल होता है, जबकि अनाक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल होता है। यह श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं में होता है, ऑक्सी श्वसन, जबकि अनाक्सी श्वसन जीवाणु, कवकों और अंकुरण करने वाले बीजों में इत्यादि में होता है। बहुत ज्यादा सिंपल दिया हुआ है, पढ़ते ही आपको सारी चीज समझ में आ रही है, याद दोस्तों अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है धमनी सिरा में अंतर, इंपॉर्टेंट है आपका ये भी, धमनी और सिरा में अंतर तैयार कर लीजिएगा। जैसे ये क्या होती है, जो धमनी होती है ये त्वचा के नीचे गहराई में स्थित होती है, जबकि सिरा होती है ये कम गहराई में होती है, ऊपर ही ऊपर हमें देखिए दिख जाती है सिरा। ओके, जबकि धमनी होती है थोड़ा गहराई में होती है, इसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर अधिक दाब के साथ बहता है, जबकि सिरा में इसमें ऑक्सीजन विहीन होता है, रक्त क्या कम दाब के साथ बहता है, बिल्कुल उल्टा है। धमनी में क्या है, रुधिर आपका धमनी में ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है, सिरा में ऑक्सीजन विहीन होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है और कम दाब में बहता है, जबकि ये क्या है जो रक्त होता है अधिक दाब में बहता है। और इसमें बाल नहीं पाए जाते, धमनी में, सिरा में क्या है बाल पाए जाते हैं। दिया हुआ है, अब अंतर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट और लास्ट हमारा इस क्वेश्चन हमारा संधि कैसे कहते हैं, चल संधि के प्रकार लिखिए। ये भी एक बार देखिए वार्षिक परीक्षा में देखने को मिला है, इसलिए इसे कवर किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। संधि किसे कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक अस्थियों के मिलने वाला जो स्थान होता है, ओके, जहां अस्थियों की गति हो सके वो उसकी संधि कहलाती है, ज्वाइंट कहलाती है। जैसे आपने घुटने में है तो घुटने में से आप मोड़ सकते हैं, ओके, हाथ का हो जाता है, हाथ की जो टहनी होती है वो भी आप क्या है उसके कारण आप मोड़ पा रहे हैं। तो 2 अस्थियां की जुड़ने वाला जो पॉइंट है वो हमारा संधि कहलाता है। ओके, मनुष्य के शरीर में गति के आधार पर संधि के आपको क्या कितने प्रकार है, 2 प्रकार हैं, एक आपका चल संधि, एक आपका पूर्ण संधि। लेकिन पेपर में अक्सर चल संधि के प्रकार पूछे जाते हैं, तो आपके दिए हुए हैं चल संधि के बारे में, पूर्ण एवं चल संधि के बारे में आपको बताया जा रहा है, देख लीजिए। तो इसे आपको तैयार कर लेना, आपको चल संधि के बारे में दिया है। अब चल संधि के प्रकार आपके दिए हुए हैं, जैसे कंदूर खट्टिका संधि, खूंटीदार संधि, कब्जा संधि आपका संधि है, सैडल संधि है, और फिसलन या विसर्पी संधि। तो क्रम से आपको इनको पढ़ लेना, पहले तो आप नाम ही याद कर लीजिएगा और 2-2 लाइन के बारे में पढ़ के रखिएगा। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। इस बार से मैंने 4 अंक वाले आपको क्वेश्चन बता दिए हैं। ओके, 3-4 क्वेश्चन और रह जाते हैं अभी आपके, तो मैं आपको क्या नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको क्या उनको कवर करा दूंगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी, जितने क्वेश्चन बताए हैं दोस्तों सभी को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, और बाकी क्रम से प्रॉपर तैयारी करना चाहिए। 2 अंक की 3 अंक की बता दी, वस्तुनिष्ठ बता दिए हैं। तो आप क्या है क्लास 11th बायोलॉजी की वार्षिक परीक्षा की प्लेलिस्ट है, वहां जाकर आप देख लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।